Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I will deliver my talk on structure and significance of lipid and फैट मॉलिक्यूल्स। प्रिय साथियों, आज की बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में लिपिड की स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसी तरह लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनको बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लिपिड के 4 मेजर सब डिविजन्स हैं इसके क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट ग्रुप इज सिंपल लिपिड या सामान्य वसाएं। सेकंड इज कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड या यौगिक वसाएं। तीसरी ग्रुप है इसमें स्टीरॉइड और चौथा ग्रुप है इसमें हाइड्रोकार्बन। तो 4 मेजर सब डिविजन्स हैं इसके: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, स्टीरॉइड और हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ग्रुप इज सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड जो होते हैं ये फैटी एसिड और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से इसका निर्माण होता है। सिंपल लिपिड को भी 2 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो उदासीन वसाएं या न्यूट्रल फैट और सेकेंड टाइप है इसमें वैक्स अथवा मॉम। न्यूट्रल फैट जो होती है, उदासीन वसाएं जो होती है, इसको सामान्यतः ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कि न्यूट्रल फैट के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मॉलिक्यूल इसमें फैटी एसिड्स के होते हैं। अब मान लो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल हो, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स हो, तो इसको मोनोग्लिसराइड के नाम से जाना जाएगा। यदि एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल हो, 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स हो, तो इसको डाइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल हो, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स हो, तो इसको ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल फैट जो होती है, उदासीन वसाएं होती है, ये एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड्स ही होती है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मॉलिक्यूल इसमें फैटी एसिड्स के होते हैं। अब मान लो तीनों फैटी एसिड यदि एक ही जैसे हों, सिमिलर नेचर के हों, तो इसको होमो ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। यदि तीनों फैटी एसिड्स अलग अलग तरह के हों, तो इसको हेटेरो ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड है, इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो होमो, एक हेटेरो। होमो में क्या होगा, तीनों जो फैटी एसिड हैं वो एक ही जैसे हैं, सिमिलर नेचर के हैं। और हेटेरो के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो अलग अलग नेचर के हैं। अब ट्राइग्लिसराइड जो होती है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल का हो गया। It is made up of 1 molecule glycerol and 3 molecule fatty acid. अब यहाँ पर जो फैटी एसिड्स जो हैं, ये फैटी एसिड संतृप्त भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का अर्थ है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होंगे, कार्बन की सारी वैलेंसी है वो संतुलित है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, इनमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे।
और डबल बॉन्ड होते हैं तो ये असंतृप्त वसाएं होती है, अनसेचुरेटेड होती है। और अनसेचुरेटेड जो फैट जो होते हैं ये सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। सर्दी में तो हो सकता है वो जम जाए, है जैसे अपने घरों में नारियल का तेल है तो गर्मियों में के दिनों में तो देखा नारियल का तेल तपा हुआ होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन सर्दी के दिनों में यही नारियल का तेल जम जाता है। जबकि सेचुरेट फैट से जो न्यूट्रल फैट्स बनेगी वो नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ी सॉलिड होती है। हालांकि इसकी सॉलिडनेस भी डिपेंड करेगी उसमें फैटी एसिड जो है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे उस फैट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जिस फैटी एसिड में कार्बन की संख्या कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर सैचुरेट फैटी एसिड जो होंगे इसमें कार्बन की सारी वैलेंसी संतुलित हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं और इसमें कार्बन की संख्या 2 से लेकर 18 तक हो सकती है। इनका भी पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन है। तो इसमें मेन जो एग्जांपल हैं इसमें, जैसे यदि 2 कार्बन हो तो एसिटिक एसिड है, 6 कार्बन का फैटी एसिड हो इसको कैप्रोइक एसिड बोलते हैं, 12 कार्बन का फैटी एसिड हो इसको लॉरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, 14 कार्बन का फैटी एसिड हो इसको मिरिस्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है, 16 कार्बन यदि हो तो इसको पामिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और 18 कार्बन यदि हो तो इसको स्टीयरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी फॉर्मेशन से न्यूट्रल फैट या ट्राइग्लिसराइड या उदासीन वसाएं बनती है। अब यहाँ पर जो जो कार्बन की संख्या बढ़ रही है इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जैसे यहाँ पर स्टीयरिक एसिड है इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, क्वथनांक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनकी तुलना में बहुत कम है। अब दूसरी तरफ असंतृप्त जो वसीय अम्ल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, इनमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए एक ही डबल बॉन्ड यदि है तो ये इनको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यदि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है UFA, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यदि सिंगल डबल बॉन्ड हो तो ये वसीय अम्ल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जाने जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पामिटोलिक एसिड, इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं। इसी तरह ऑलिक एसिड, इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। एक से ज़्यादा यदि डबल बॉन्ड हो तो ये कहलाएंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये डबल बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं। और लिनोलिक एसिड जो होता है ये मुख्य रूप से बिनोला के अंदर पाया जाता है, सोयाबीन का तेल जो अपन सब्जी में काम लेते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। लिनोलेनिक एसिड जो होता है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और लिनोलेनिक एसिड जो होता है ये मुख्य रूप से अलसी के तेल में पाया जाता है। अलसी भी अपन खाते हैं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है, ब्लड में जो धमनियों के अंदर ब्लड को ये डाइल्यूट करने में भी काम में आती है। और 4 डबल बॉन्ड यदि हों तो ये कहलाएगा आर्किडोनिक एसिड। तो मूंगफली का जो तेल होता है, पीनट ऑयल जो होता है, उसके अंदर ये आर्किडोनिक एसिड्स पाया जाता है। अब जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उस वसा को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सैचुरेट फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना है उसमें कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी,
लेकिन यदि डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी तो उनके ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की खपत है वो ज़्यादा होती है। इसलिए अपने भोजन में जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो RQ का मान 1 होता है। वसा यदि खाते हैं तो RQ का मान 0.7 से यानी 1 से कम ही होता है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह की फैट यदि खा रहे हो। लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइडर्स है। कार्बोहाइड्रेट है वो तो ठीक है नॉर्मल रूटीन में, और कोई इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट है वो बेस्ट है। लेकिन आपको मान लीजिए पूरे दिन भर यदि खाना नहीं खाना है, मान लीजिए सपोज, तो आप मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग यदि 20-30 ग्राम यदि घी खा लेते हैं तो आपको पूरे दिन भर की एनर्जी उस घी से मिल जाती है, क्योंकि 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से लगभग 9.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो प्राप्त होती है। तो ये न्यूट्रल फैट। अब सिंपल लिपिड में सेकंड जो टाइप है वैक्स अथवा मोम। वैक्स में क्या होगा, इसमें फैटी एसिड्स होंगे और ग्लिसरॉल के स्थान पर यहां पर उच्च अणुभार वाले अल्कोहल होते हैं। यहां पर तो क्या था, यहां पर तो फैटी एसिड थी और ग्लिसरॉल थी। यहां पर फैटी एसिड है, अल्कोहल है, लेकिन इसका अणुभार ज़्यादा है। ग्लिसरॉल का अणुभार कम होता है, यहाँ पर अल्कोहल का अणुभार है वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कार्बन संख्या वाले अल्कोहल की फॉर्मेशन, अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन इसकी फॉर्मेशन में होता है। और एनिमल किंगडम में कई एनिमल हैं जिसमें मोम बनती है। जैसे अपने मधुमक्खी का छाता जो होता है ये मोम का ही बना होता है। इसको बीज वैक्स के नाम से जाना जाता है। और मधुमक्खी के छाते की जो मोम होती है इसका बहुत कमर्शियल यूज है। इससे कार्बन पेपर बनते हैं, जूतों की पॉलिश इससे बनती है, मोटरसाइकिल कारों की जो पॉलिश करते हैं वो इससे बनती है। इसके अलावा लिपस्टिक इससे बनती है, महिलाएं जो बिंदी लगाती है माथे पे हैं वो इससे बनती है। तो कमर्शियल यूज है इसका। और साइंस के अंदर जो माइक्रोटोमी करते हैं स्लाइड बनाने के लिए, तो माइक्रोटोमी के ब्लॉक में पैराफिन वैक्स तो होती है, उसके अलावा बीज वैक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो पैराफिन वैक्स प्लस बीज वैक्स इन दोनों को पिघाल के ब्लॉक बनते हैं, उन ब्लॉक के अंदर टिश्यूज़ को फिक्स करते हैं और माइक्रोटोम से उसकी फिर स्लाइड बनाई जाती है। और ये बीज वैक्स है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में इसकी जो कॉस्ट है वो 2000 रुपये पर केजी। हाँ, इसके अलावा अपने कानों के अंदर जो मोम बनती है, किट्टी जिसको अपन बोलते हैं, ये सेरुमन है। ये भी एक तरह की वैक्स मॉलिक्यूल है। और कानों में सेरुमन बनने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जो साउंड होती है उसको ये रोक लेती है। अदरवाइज तो क्या है, पास में कोई बम फटा तो बम फटने से आपके कान के पर्दे जो होते हैं वो फट जाते हैं, मकानों की खिड़कियां तक टूट जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा वैक्स इकट्ठा होने से कान में एक तरह से डूजा भी लग जाता है, सुनने के अंदर भी फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए कानों की नियमित सफाई है बड के द्वारा, वो भी बहुत जरूरी है। इसी तरह स्पर्म हेल जो होती है, इसके अंदर भी मोम पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मा एसिटाई। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये वैक्स के एग्जाम्पल हैं। तो वैक्स की फॉर्मेशन किससे होगी, फैटी एसिड प्लस उच्च अणुभार वाले एल्कोहल। और इसके मेन एग्जाम्पल हो गए बीज वैक्स, मनुष्यों के कानों पाई जाने वाली सेरुमन, और स्पर्म हेल के अंदर उत्पन्न होने वाली स्पर्मा एसिटाई। तो ये लिपिड का पहला ग्रुप, दैट इज सिंपल लिपिड। अब इसका सेकंड ग्रुप, इसको कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोलते हैं, जटिल वसा भी बोलते हैं। अब इस वसाओं में क्या होगा, इसके अंदर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी फॉर्मेशन में ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और इसके अलावा इसमें अन्य मॉलिक्यूल भी हैं।
अदर। अभी अदर मॉलिक्यूल कौन सा है उसकी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे मान लो अदर मॉलिक्यूल यदि फॉस्फोरस कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल हो, फॉस्फोरिक एसिड्स हो, तो ये वसाएं फॉस्फोलिपिड के नाम से जानी जाएगी। यदि अदर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के रूप में है तो ये ग्लाइकोलिपिड के रूप में जानी जाएगी। अदर मॉलिक्यूल में यदि प्रोटीन अटैच है तो इसको लिपोप्रोटीन्स भी बोलेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड लिपिड जो होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की है, या इसको 4 डिविजन्स में बांटा गया है। एक तो फॉस्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड, एक गैंग्लियोसाइड, और चौथा ग्रुप है यह है लिपोप्रोटीन। अब फॉस्फोलिपिड्स में कई एग्जांपल्स हैं। फॉस्फोलिपिड के मुख्य एग्जांपल में जैसे लेसिथिन। अब लेसिथिन में क्या होगा, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, और अन्य मॉलिक्यूल में फॉस्फेटिडाइल कोलाइन है। तो यहां पर लेसिथिन जो है इसको फॉस्फेटिडाइल कोलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो अदर जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉलिन। सेकेंड एग्जांपल है इसका सिफिलिन। सिफिलिन को फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अदर मॉलिक्यूल जो होगा वो काइलाइन के स्थान पर इथेनॉल एमीन होगा। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस इथेनॉल एमीन इक्वल टू सिफिलिन। तीसरा एग्जांपल है इसमें फॉस्फेटिडिल सेराइन। अब इसमें अदर मॉलिक्यूल है वो सेरिन है, तो इसके अंदर भी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस सेरिन, और इससे बनने वाली जो कंपाउंड लिपिड होगी वो क्या कहलाएगी, फॉस्फेटिडिल सेरिन। चौथा एग्जांपल है इसमें फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। इसके अंदर ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है और इनोसिटोल के मॉलिक्यूल्स हैं। पांचवा एग्जांपल है इसमें स्फिंजोमाइलिन। अब स्फिंजोमाइलिन में नाम से स्पष्ट है, माइलिन तंत्रिकाओं में माइलिन आवरण होता है। अपने ब्रेन में 2 तरह की ये न्यूरॉन्स होती है, मेडुलेटेड, नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेटेड जो नर्व है उसके अंदर माइलिन का आवरण होता है, नॉन मेडुलेटेड में माइलिन का आवरण एब्सेंट होता है। और जिन तंत्रिकाओं में माइलिन आवरण होता है उसमें इम्पल्स की प्रोपेगेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बिजली की दर से। जितनी स्पीड बिजली की है उतनी स्पीड इस माइलिन नर्व के अंदर तंत्रिकाओं के इम्पल्स की है। और नॉन मेडुलेटेड जो होती है इसके अंदर माइलिन आवरण नहीं होता है, इसलिए इसमें उद्दीपन के संचरण की जो दर है वो कम होती है। प्लाज्मेलोजन, ये जो वसाएं हैं ये भी ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो फॉस्फोलिपिड के ये मेन एग्जांपल्स हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरस कंटेनिंग मॉलिक्यूल या फॉस्फोरिक एसिड, और अदर मॉलिक्यूल इसमें जो होगा उसकी बेसिस पे इसका ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो लेसिथिन हो गए, सिफिलिन हो गई, फॉस्फेटिडिल सेरिन हो गए, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल हो गए, स्फिंजोमाइलिन हो गया और प्लाज्मेलोजन हो गई। सेकेंड ग्रुप दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड में नाम से स्पष्ट है इसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और इसके जो मेन एग्जांपल है इसमें जैसे कैरोसिन, सेरिब्रॉन, नर्वॉन, ऑक्सीनर्वॉन। अब इन वसाओं में फैटी एसिड जो है वो अलग अलग वैरायटी का है, उसके अलग अलग नोमेनक्लेचर है। जैसे सेरिब्रॉन के अंदर सेरिब्रोनिक एसिड होता है, नर्वॉन के अंदर नर्वोनिक एसिड होता है, ऑक्सीनर्वॉन में हाइड्रोक्सी नर्वोनिक एसिड होता है।
क्योंकि नर्वोनिक एसिड में जब OH ग्रुप लग जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, तो वो हाइड्रोक्सी नर्वोनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे बनने वाली ये जो लिपिड है ये ऑक्सीनर्वोन के नाम से ये जानी जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच लिपिड होने के कारण इसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाना जाता है और इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। तीसरी जो टाइप है गैंग्लियोसाइट, गैंग्लियो, इसमें नाम से आइडिया लग रही है, तंत्रिका में जो गैंग्लियन होते हैं उन गैंग्लियन के अंदर ये वसा है पाई जाती है और इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल कौन से होंगे? नाना एन एसिटिल न्यूरोमिनिक एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लूकोज। तो ये जो वसा है ये मुख्य रूप से तंत्रिकाओं के गैंग्लियंस में पाई जाएगी। चौथी टाइप है लिपोप्रोटीन्स। अब इस तरह की जो लिपिड होती है इनकी फॉर्मेशन शरीर में जब वसाओं का अवशोषण होता है उसमें इनकी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी है। कार्बोहाइड्रेट है वो तो पाचन के बाद में मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो डाइजेशन के बाद में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और जितनी वसाएं होती है वो डाइजेशन के बाद में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका एब्जॉर्प्शन रक्त केशिकाओं के द्वारा होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होता है, लेकिन कुछ फैट के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका अवशोषण लिम्फ के द्वारा होता है, लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा होता है। इसलिए अपने इंटेस्टाइन में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है लिम्फ के एब्जॉर्प्शंस के लिए, जिनको लैक्टियल्स के नाम से जाना जाता है। और वसाओं का जब एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में तो उसमें चिलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, चिलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, VLDL बनता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, FFA यानी फ्री फैटी एसिड। तो ये जो कंपाउंड लिपिड है दीज आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो ये लिपिड का सेकेंड ग्रुप दैट इज कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड। तीसरा जो मेजर सब डिवीजन है इसमें दैट इज स्टीरॉइड। अब जितने भी स्टीरॉइड होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल है वो मेन प्रोडक्ट है, इनका पेरेंटल कंपाउंड है। और कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत होता है वो एनिमल फैट ही होती है। आप यदि वेजिटेबल ऑयल खा रहे हो, सरसों का तेल खा रहे हो, तिल्ली का तेल खा रहे हो, मूंगफली का तेल खा रहे हो, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगी। लेकिन आप मांसाहारी भोजन यदि खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, मीट खा रहे हो, हैं पोर्क खा रहे हो, उस केस में आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है वो जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होगे, बॉडी के अंदर ये कई तरह के हार्मोन्स बनेंगे। इसलिए आपकी डाइट में एनिमल प्रोडक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। अब स्टीरॉइड जो है इनको 4-5 मेजर ग्रुप में जैसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज स्टीरॉल, सेकंड ग्रुप इज बाइल एसिड, थर्ड ग्रुप सेक्स हार्मोन, फोर्थ ग्रुप कॉर्टिकल हार्मोन एंड फिफ्थ ग्रुप एक्डाइसोन। पहला जो ग्रुप है स्टीरॉल, स्टीरॉल के भी कई एग्जाम्पल है जैसे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है ये मेन कंपोनेंट है, ये मेन मॉलिक्यूल है, ये पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं और कोलेस्ट्रॉल में ये इस तरह की रिंग मिलती है। इसको स्टीरॉइड रिंग के नाम से भी जाना जाता है, फिनेंथ्रीन रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और एक जो स्टीरॉइड रिंग होती है इसमें मैक्सिमम 17 कार्बन होते हैं। इनसे साइड चेन और लगेगी तो मैक्सिमम इसमें 24 तक 26 तक कार्बन हो सकते हैं। उसकी बेसिस पे अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं। तो ये टेट्रा रिंग जो होती है इसको फिनेंथ्रीन रिंग के नाम से या स्टीरॉइड रिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें कार्बन की नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कई बार इसमें क्या होता है कि 5 और 6 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड भी टूट जाता है, उसकी अलग तरह के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और इसमें अलग अलग पोजीशन पे भी अलग अलग ग्रुप अटैच है, मैथिल ग्रुप अटैच है, एथिल ग्रुप अटैच है। उसकी बेसिस पे इसमें नई नई तरह के हार्मोन्स का फिर सिंथेसिस होता है, और लेबोरेटरी में आजकल सिंथेटिक हार्मोन है वो भी बनाए गए। सेकंड एग्जांपल है इसमें 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तीसरा एग्जांपल है इसमें अर्गोस्टिरोल। अर्गोस्टिरोल में नाम से स्पष्ट है, अर्गट। राई के पौधे में जो अर्गट होता है, उस अर्गट के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मिलता है। और राई के अर्गट का मेडिकल साइंस में अबॉर्शन कराने में यूज किया जाता है। यदि प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट हैं, ये कैटल्स हैं, उनको राई के अर्गट यदि खिला दिए जाएं हैं तो उनके अंदर मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए कंसेप्शन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान राई के अर्गट का यूज है वो जहाँ तक हो नहीं किया जाना चाहिए। कॉप्रोस्टिरोल, अब ये जो स्टिरोल है ये टॉयलेट में पाई जाती है। और कॉप्रोस्टिरोल में क्या होगा, यहाँ पर जो 5वें और 6 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और इस डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग के कारण इस कॉप्रोस्टिरोल की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए टॉयलेट खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको कोप्रोफेगस बोलते हैं। यह भोजन करने की घटना यह कोप्रोफेगी के नाम से जान जाती है। खरगोश में जैसे देखा होगा, खरगोश में क्या करते हैं, उनका जो नाइट का जो टॉयलेट होता है, फीकल स्टूल जो होता है, खरगोश खा जाते हैं खुद ही, लेकिन मॉर्निंग का जो टॉयलेट होता है उसको नहीं खाते हैं। इसलिए रैबिट के अंदर नाइट की जो फीडिंग हैबिट है वो कोप्रोफेगी है, दिन की जो फीडिंग हैबिट है वो उसमें शाकाहारी प्रकार की है। तीसरा जो ग्रुप है इसमें, दैट इज बाइल एसिड या पित्त अम्ल। और बाइल का प्रोडक्शन अपनी बॉडी में लीवर में होता है, और इसके कई एग्जांपल्स हैं। बाइल एसिड्स कई तरह के हैं, जैसे कॉलिक एसिड, डीऑक्सी कॉलिक एसिड, कीमो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड। तो पित्त के अंदर ये अलग अलग तरह के ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब लिथोकॉलिक एसिड, लिथो मीन्स चट्टान, ये ऐसा एसिड है यदि उसमें पत्थर भी दिखा लो तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा ग्रुप है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन नर में अलग तरह के होंगे, फीमेल में अलग तरह के होंगे। नर में टेस्टिस से जो हार्मोन्स बनते हैं इनको सामूहिक रूप से एंड्रोजेंस का नाम दिया जाता है। उसमें एग्जाम्पल है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन। तो टेस्टिस के द्वारा इन सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शंस होता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे मांसपेशियों का डेवलपमेंट, दाढ़ी मूंछों का डेवलपमेंट है, छाती पे जैसे बाल आना, आवाज़ का भारी होना है, मर्दानगी है, मस्कुलर जो फिजिक्स है, मैस्कुलाइन जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट, ये सारे लक्षण इस सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। फीमेल में जो हार्मोन्स हैं ये 2 तरह के हैं, एक तो एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के अंदर 18 कार्बन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के अंदर 21 कार्बन होता है। एस्ट्रोजन होती है, इसकी फॉर्मेशन ग्राफिन फॉलिकल से होती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, पूटक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा
प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसलिए फीमेल में जो मंथली जो साइकिल होती है अंडाशय के अंदर, उसमें स्टार्टिंग के जो 14 दिन है उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद में लास्ट के जो 14 दिन है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और इन हार्मोन का पीरियोडिक साइकिल के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, प्रेगनेंसी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स इसके कारण डेवलप होते हैं। तो महिलाओं के अंदर आवाज़ पतली होती है, चमड़ी मोटी होती है, उनके चलने का अलग तरीका होता है, शरीर में बालों का जो पैटर्न है वो अलग तरह का होता है। तो फेमिनाइन जो करैक्टर्स होते हैं वो फेमिनाइन करैक्टर्स इन सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। तो कॉर्टी ये जो सेक्स हार्मोन है, इनके ये दो मेन ग्रुप हो गए, मेल हार्मोन एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन में फॉलिकल द्वारा साबित एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा साबित प्रोजेस्टेरोन। चौथा ग्रुप है इसमें कॉर्टिकल हार्मोन्स। कॉर्टिकल हार्मोन नाम से स्पष्ट है, ये एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स के द्वारा साबित होते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में भी 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है उससे मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन साबित होते हैं और वो मिनरल मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन साबित होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। और जोना रेटिकुलरिस जो होता है उससे सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन साबित होते हैं, यानी ये एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए लड़कों के अंदर फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं, लड़कियों के अंदर मेल हार्मोन्स भी होते हैं। लेकिन जनरली बॉयज़ के अंदर क्या होगा, मेल हार्मोन का लेवल फीमेल हार्मोन से ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन का लेवल मेल हार्मोन से ज़्यादा होता है। और कई बार ये हार्मोन इम्बैलेंस यदि हो जाए, उस केस में कई बार देखा होगा लड़कियों की भी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। अपने टीवी पे एक लेडी आपने देखी होगी, हरलीन कौर नाम शायद है उसका, और सरदारों की तरह वो दाढ़ी है, पगड़ी बांधती है, लेकिन है वो लड़की। इसी तरह कई बार लड़कों की दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, उनका फेशियल फीचर गर्ल्स के जैसा होता है, फीमेल के जैसा होता है। तो ये जो फिनोमेना है ये इस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स द्वारा जो साबित हार्मोन्स हैं उनको सामूहिक रूप से कॉर्टिकल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और इसके मेन एग्जाम्पल हैं जैसे एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये सारे कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं। और लास्ट कैटेगरी इसमें है दैट इज एक्डाइसोन, इसको मॉल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और इंसेक्ट में जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उस मेटामॉर्फोसिस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिन इंसेक्ट में कंप्लीट डेवलपमेंट होता है या जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसको होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में अंडे से लार्वल स्टेजेस बनेगी, फिर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा, वो प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा में फिर मोल्टिंग होगी, वो अडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इंसेक्ट में क्या होता है कि ग्रोथ मोल्टिंग ये प्रोसेस चलते रहते हैं। ग्रोथ के लिए तो जुवेनाइन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पुरानी क्यूटिकल के उतरने के लिए ये एक्डाइसोन हार्मोन है, ये उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो एक्डाइसोन हार्मोन है ये भी एक तरह का स्टेरॉइड कैटेगरी का ही हार्मोन है। और कीटों में होने वाले कायांतरण के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। जैसे सिल्वर फिश, अब सिल्वर फिश की जो इमेच्योर स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको यदि 2 स्लाइड दे दी जाए, एक लेपिस्मा की इमेच्योर की, एक लेपिस्मा की अडल्ट की, तो जब तक एक्सपर्टाइजेशन नहीं हो आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिखने में शकल सूरत उनकी एक जैसी है, केवल साइज का ही फर्क होता है। इमेच्योर स्टेज है वो थोड़ी छोटी होती है, अडल्ट स्टेज है वो थोड़ी बड़ी होती है।
लास्ट जो ग्रुप है दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन वैसे देखें तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज के आधार पर, घुलनशीलता की प्रॉपर्टीज के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स को भी लिपिड के अंदर आजकल इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वसाई जो होती है ये वाटर इनसॉल्युबल है, जल में घुलनशील नहीं होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर है, मान लीजिए बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, पेट्रोल है, जैसे डीजल है, इनके अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनको लिपिड के अंदर इंक्लूड किया गया है हाइड्रोकार्बन्स को। और हाइड्रोकार्बन्स के मेन जो एग्जाम्पल है इसमें कैरोटिनॉइड्स हैं, और कैरोटिनॉइड्स के भी दो मेजर ग्रुप हैं, एक तो कैरोटीन, एक जेंथोफिल। कैरोटीन भी 3 टाइप की होती है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। और अपनी बॉडी में बीटा कैरोटीन जो होती है ये बॉडी के अंदर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। कैरोटीन शब्द है कैरेट से लिया है, गाजर से, गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं, और गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप गाजर यदि खाते हो तो ये आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और विटामिन ए है वो आँखों की विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी जैसे हो जाता है, नाइट में नहीं दिखता है। और इस कैरोटीन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसको फिर जेंथोफिल बोलेंगे। तो कैरोटीन का जो फॉर्मूला है वो तो C40H56, जेंथोफिल का फॉर्मूला है C40H56O2। तो ये इसका चौथा टाइप दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये तीसरी टाइप स्टेरॉइड। तो लिपिड के 4 मेजर सब डिविजन्स हो गए, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन। अब लास्ट में इसकी सिग्निफिकेंस, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, इसको मैं केवल हेडिंग के रूप में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल एस्पेक्ट में इसमें मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, इसकी जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है उसके अंदर जैसे फूड स्टोरेज में इसका बहुत बड़ा रोल है। अपन जो भी डाइट ले रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट लो, चाहे प्रोटीन्स लो, चाहे फैट लो, आवश्यकता से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होंगे, आप जो भी भोजन खाते हैं उनका सबसे पहला जो यूज़ है वो तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, शरीर के दैनिक क्रियाकलापों में इसका यूज होता है। एक्सेस में जो डाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। तो आवश्यकता ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन में जैसे संग्रहित हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। आवश्यकता से ज़्यादा जो वसाई होती है ये स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, फैट बॉडीज़ के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। वेल जो होती है, वेल के अंदर ब्लबर है, कम से कम 1 मीटर मोटी चर्बी की लेयर, जिसको तीमी वसा भी बोलते हैं। तो वेल के अंदर ब्लबर जो होती है वो इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो अब ह्यूमन के अंदर भी देखा होगा, कई आदमी पतले हैं, कई आदमी मोटे हैं दिखने में। अब जो आदमी मोटे हैं तो उनके अंदर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है। तो अच्छी पर्सनैलिटी के लिए बॉडी में 7% फैट का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा यदि फैट इकट्ठी हो गई तो वो फिर ओबेसिटी होती है, उसके अंदर आदमी है वो लिथार्जिक हो जाता है। मोटे आदमियों को सर्दी भी कम लगती है, क्योंकि फैट में ऑक्सीडेशन होता है तो हीट बहुत निकलती है। तो फूड स्टोरेज इसका एक मेन फंक्शन है, मेन सिग्निफिकेंस है। हाँ, इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी लिपिड होती है। तो बॉडी में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, साइटोमेम्ब्रेन्स हैं, वो लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर 70% लिपिड होती है, 25% प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा जो होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो होता है, वो लिपिड के मॉलिक्यूल से ही बनता है।
इसके अलावा वसाओं के ऑक्सीकरण से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आप यदि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हो, आप यदि प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, आप यदि फैटी रिच डाइट ले रहे हो, तो फैटी रिच डाइट में क्या होगा, एटीपी के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए 18 कार्बन का सपोज स्टीयरिक एसिड है, तो इसमें दो कार्बन से क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। एक बीटा ऑक्सीडेशन में एक एस्टिल कोएंजाइम बनता है, एक एस्टिल कोएंजाइम से एक क्रेब साइकिल चलती है। अब आप कल्पना करो, आपने एक मॉलिक्यूल यदि स्टीयरिक एसिड का खा लिया तो इसमें 9 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा, इसमें 9 मॉलिक्यूल एस्टिल कोएंजाइम के बनेंगे और 9 एस्टिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नए 9 क्रेब साइकिल को चलाएंगे। अब एक क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बन रही है, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो। इसलिए अब दिन में आप 20-30 ग्राम यदि घी खा लेते हो, घी का हलवा खा लेते हो, बाजरी रोटी के साथ लगा के चूंटिया घी जो होता है वो खा लेते हो, तो आपको पूरे दिन भर की एनर्जी है वो मिल जाती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, जल्दी थकावट आएगी। तो फैट के जो मॉलिक्यूल हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं और ऊर्जा की अप्रत्याशित मात्रा जो होती है वो इनसे प्राप्त होती है। इसके अलावा ये वाहक का भी काम करते हैं। दे एक्ट एज ए वेक्टर मॉलिक्यूल और कैरियर मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी विटामिन्स जैसे देखे होंगे आपने, विटामिन जैसे 2 तरह के हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी है, विटामिन सी है। इसी तरह जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन हैं वो तो प्रोटीनियस नेचर के हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो स्टेरॉइड नेचर के हैं। तो सेल के अंदर कई बार क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्लड में आ गए, अब उन ब्लड में उनका जो परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन में ये वसा के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाहक का भी काम करते हैं सेल में, कैरियर का भी ये काम करते हैं। इसके अलावा कई एंजाइमों का जो एक्टिवेशन जो होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। और शरीर में यदि इसेंशियल अमाउंट में यदि लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, उस केस में एंजाइम का सक्रियण नहीं हो पाता है, एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। और एंजाइम जब एक्टिव नहीं होगा तो वो शरीर में उपापचय क्रिया संपादित नहीं होती है। तो एंजाइम के एक्टिवेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हार्मोन के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, अब यहाँ पर कई एग्जाम्पल अपने सामने आए हैं। जैसे ये जैसे स्टेरॉइड कैटेगरी के जो हार्मोन्स हैं ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। अब आपकी बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपकी बॉडी में ये स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, विटामिन डी में नहीं बनेगा। विटामिन डी भी को भी आजकल हार्मोन्स बनते हैं, इसलिए तेज़ धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। धूप में बैठने से क्या होता है, ये जो अर्गोस्टेरोल है ये विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो एंड्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो हार्मोन के प्रोडक्शंस में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ये शरीर को एक कुचालक आवरण भी प्रदान करते हैं। इट प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी। मान लिया आपने बिजली का नंगा तार है, यदि उसमें पानी से डुबा हुआ यदि हाथ टच करोगे तो आपकी बॉडी में करंट आएगा। लेकिन आपने देसी घी में हाथ को डुबो के यदि आप कॉपर वायर को टच कर रहे हो, आपके करंट आने की संभावना कम हो जाती है। तो शरीर के कुचालक का ये काम करती है, इंसुलेटिंग आवरण का काम करती है। आपकी पूरी बॉडी में स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होने से आपकी पूरी बॉडी इंसुलेटेड है, आपको सर्दी का आभास नहीं होगा। तो इंसुलेटिंग लेयर के रूप में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है।
यांत्रिक आलम्बन प्रदान करती है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो अंग है वो विसरल ऑर्गन्स हैं, और जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो कोई झिल्ली के द्वारा सपोर्टेड है, पेरिटोनियम जिसको बोलते हैं। बॉडी कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली देखा गया कि पतले आदमी जो होते हैं वो, यदि मान लीजिए आप अंधेरे में पैदल चल रहे हो, रास्ते में कोई गड्ढा आ गया और उसमें आप आखड़ के जैसे गिर गए, उस केस में आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो डिसलोकेट हो सकते हैं। लेकिन मोटे आदमी होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कई बार ह्यूमन के अंदर फ्लोटिंग किडनी की जैसी स्थिति होती है। फ्लोटिंग किडनी में क्या होगा, पतले आदमी होते हैं उनकी किडनी नीचे शिफ्ट हो जाती है। फ्लोटिंग ओवरी की स्थिति है, अंडाशय वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए शरीर में विसरल ऑर्गन्स को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैकेनिकल शॉक, अब मोटा आदमी है तो उसको आप कूट लो, नो प्रॉब्लम, पिटाई कर दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चर्बी का आवरण है। पतले आदमी की पिटाई करो तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो यांत्रिक आघात को सहने में, मैकेनिकल शॉक को सहने में इस फैट के मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा योगदान है, और शरीर की सुरक्षा में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। दे आर हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। शरीर का प्रोटेक्शन कैसे भी हो सकता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन हो सकता है, केमिकल प्रोटेक्शन हो सकता है, पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्शन हो सकता है। तो शरीर को जितनी भी तरह की सुरक्षाएं प्रदान की जा सकती है वो सारी सुरक्षाएं इस लिपिड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और इसको मैं एक बार फिर समरी के रूप में शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। लिपिड के मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन। सामान्य वसाई जो होती है इसके भी 2 टाइप हैं, एक तो न्यूट्रल फैट, एक वैक्स के मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल फैट जो होती है इसकी फॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के द्वारा होती है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। इसमें जो फैटी एसिड हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। एक डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज़्यादा हो इसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और वैक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी फॉर्मेशन में क्या होगा, फैटी एसिड्स होंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल होंगे। और बॉडी के अंदर एनिमल्स में कई तरह की मोम है बनती है, जैसे मधुमक्खी में बीज वैक्स बनती है, अपने कानों के अंदर सेरुमन बनती है, व्हेल के अंदर जैसे स्पर्माइसिटाई वैक्स बनती है। कंपाउंड लिपिड में ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा और अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अभी अदर मॉलिक्यूल कौन सा है उसकी बेसिस पे इसकी ये 4 मेन टाइप्स हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड, लिपोप्रोटीन्स। ये फॉस्फोलिपिड के मेन एग्जाम्पल हैं, लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, स्फिंजोमाइलिन, प्लाज्मिलोजन। ये ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल है, कैरेसिन, सेरिब्रोन, नर्वोन, ऑक्सीनर्वोन। तीसरा ग्रुप है ये स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: स्टीरोल, बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकल हार्मोन्स और एक्डेशोन। स्टीरोल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टिरोल, कॉप्रोस्टिरोल। बाइल एसिड में कॉलिक एसिड, डिऑक्सीकोलिक एसिड, कीमोडिऑक्सीकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड। सेक्स हार्मोन नर के अंदर एंड्रोजन्स होंगे, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोस्टेरोन है। कॉर्टिकल हार्मोन ये एडिनल की कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन। और इंसेक्ट में मोल्टिंग हार्मोन या एक्टाइसोन। और हाइड्रोकार्बन जो है ये वैसे देखें तो वसा ही नहीं है, लिपिड नहीं है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ में समानता होने के कारण इनको लिपिड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इसमें मेनली कैरोटिनोइड्स हैं वो आते हैं, और कैरोटिनोइड्स के 2 मेजर सब डिविजन्स हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल।
कैरोटीन भी 3 तरह की, अल्फा टाइप की, बीटा टाइप की, गामा टाइप की। और कैरोटीन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये जेंथोफिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पौधों में भी आपने देखा होगा, पत्तियां हरे रंग की होती है तो वो क्लोरोफिल है, और पत्तियां जब पीले रंग की हो जाती है इसका लो जेंथोफिल में कन्वर्ट हो गया। तो पौधों में अलग अलग तरह की जो पिगमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की जो फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स भी इन पिगमेंट की वजह से होता है। और इन पिगमेंट का यूज़ पुराने ज़माने में जो भित्ति चित्र बनते थे, फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, उसके अंदर इनका यूज किया जाता था। तोरू है, जैसे तोरू के जो येलो कलर के जो फ्लावर है उनसे जैसे पीला रंग बनता है। कत्थे के जो प्लांट होते हैं एकेसिया कैटेचू, उससे आपका ये मैरून रंग बनता है। इंडिगो जो प्लांट होता है उससे ये आपका ये नीला रंग बनता है। अपने खेतों में रोहिड़ा लगता है टेकोमेला, उससे आपका ये जो गोल्डन जो कलर होता है, सुनहरी रंग है, वो उस तरह का बनता है। तो गांव में अभी भी ट्रेडिशनल टेक्निक से इन प्लांट से कलर को एक्सट्रैक्ट करके उनको पेंटिंग में काम में लेते हैं, कपड़ों में जो डिजाइन है वो उसको बनाने में काम में लेते हैं। और लिपिड के बहुत वास्ट फंक्शंस हैं। प्रोटेक्शंस में काम में आती है, संग्रहित भोजन के रूप में काम में आती है, प्लाज्मा झिल्ली का स्ट्रक्चरल ढांचा बनाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है, वाहक मॉलिक्यूल के रूप में काम करती है, एंजाइम की एक्टिवेशन में काम में आती है। कई तरह के हार्मोन हैं जो फैटी नेचर के होते हैं, शरीर को कुचालकता प्रदान करती है, और बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल शॉक है, उससे ये बचाती है। तो ये नटसेल में आज का अपना एक व्याख्यान, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। और आशा करता हूँ आपके ये व्याख्यान समझ में आया होगा। और फिर भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच हमें व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स के द्वारा आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आपके सभी क्वेरीज़ का, सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका समाधान किया जाएगा। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you. I'm highly grateful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.